कक्षा 11 नागरिक शास्त्र अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के शेष के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी। दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे। ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। आप यह देखें कथन। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। इसने देश की अपूर्णीय क्षति की है। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम अर्थात मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार न करें। तजम्मुल हुसैन संविधान सभा के वाद विवाद में उन्होंने यह अभिव्यक्ति अपनी रखी थी। आगे देखें आप। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा की 543 सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति 26 जनवरी 2019 की स्थिति के लिए आरक्षित हैं। आप देखें यहाँ पर जयपाल सिंह का कथन। संविधान सभा के वाद विवाद में उन्होंने अपनी बातें कैसे रखी। लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिकों को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें अब तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया था जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे और केंद्र में तो एक भी नहीं था।
यह जयपाल जी का कथन है। संविधान सभा के वाद विवाद के दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी थी। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है? किस आधार पर निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों का ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमज़ोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकार वाले आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, पर उसे पारित नहीं किया जा सका। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सकें। कहाँ पहुँचे और क्या समझे? अभी तक जो चर्चा हुई, भारत की आबादी में मुसलमान 14.2% हैं, लेकिन लोकसभा में मुसलमान सांसदों की संख्या सामान्यतः 6% से थोड़ा कम रही है, जो जनसंख्या में उनके अनुपात से आधे से भी कम है। यही स्थिति अधिकतर राज्य विधानसभाओं में भी है। 3 छात्रों ने इन तथ्यों से 3 अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप बताएं कि आप उनसे सहमत हैं या असहमत, और क्यों। फिलहाल यह सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के अन्याय होने को दिखाता है। हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी चाहिए थी। आरिफ, यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने के औचित्य को बताता है। आवश्यकता इस बात की है कि मुसलमानों को भी उसी तरह आरक्षण दिया जाए जैसा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिया गया। सभी मुसलमानों को एक जैसा मानकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान महिलाओं को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें मुसलमान महिलाओं के लिए भी अलग आरक्षण चाहिए। ये तर्क थे। आप देखें, मैं इतनी समझ रखती हूँ कि भविष्य में अपने कैरियर को चुन सकूँ, और इतनी उम्रदराज हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बना सकूँ, तो क्यों मैं इतनी बड़ी नहीं कि वो डाल सकूँ। यदि कानून मुझ पर लागू होते हैं तो मैं इस कानून को बनाने वाले के बारे में फ़ैसला क्यों नहीं ले सकती। अब इसमें यहाँ पर विद्यार्थी परिवर्तन कर लेंगे। पहले मतदाता की उम्र 21 वर्ष थी, परंतु उसमें संशोधन करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा 18 वर्ष में, और
वह भारत का नागरिक मतदाता भी भारतीय संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार बन सकता है। आप देखें, आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में दो अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन है, कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जिसकी चर्चा अभी हम विद्यार्थियों से कर रहे थे। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वहीं चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा का चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। पहली बात, लोकसभा सदस्य या विधानसभा का सदस्य होने के लिए प्रत्याशी की योग्यता कम से कम उसकी उम्र 25 वर्ष। दूसरा, किसी अपराध के बदले में उसे सज़ा न दी गई हो। सज़ा किस प्रकार की? कम से कम उसे 2 वर्ष की जेल न हुई हो। अगर हुई है तो वह प्रत्याशी या उम्मीदवार नहीं हो सकता। और देखें, भारत का नागरिक भी होना चाहिए उसे अनिवार्य रूप से, तभी वह चुनाव लड़ सकता है और वोट भी दे सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। यहाँ पर आप देखें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है? क्या संभालने योग्य नहीं है, या यह उस कहानी की तरह जिसमें कई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं? देखें आप एक बार से चित्र। एडल्ट वोट, वयस्क मताधिकार। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? आप देखें यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1), इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324(1) में उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। भारत के निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता, जैसा कि हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में अभी आगे पढ़ेंगे। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1889 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 इसमें संशोधन कर लेंगे। 1989 तक एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की संख्याएँ थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो सकती है। आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दो निर्वाचक आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया है। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले खत्म हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य चुनाव आयुक्त को न हटा सके जो चुनाव में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। अब आप देखें उसके काम के बारे में। उसके पहले हम इन बिंदुओं की पर भी चर्चा कर लेते हैं। विशेष बहुमत, आप राष्ट्रपति या
न्यायाधीशों या मुख्य चुनाव आयुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया है उसकी चर्चा करते हैं। कैसे इन्हें हटाया जा सकता है। एक शब्द महाभियोग का आता है। आप देखें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत। मान लीजिए कि आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना है। कल्पना करें कि आपकी कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं, लेकिन मतदान के दिन केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित हैं। उनमें केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया। इस परिस्थिति में आप कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया है। इस पुस्तक के कम से कम 3 अध्यायों में आपको विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले अध्याय में, जहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। अन्य उन 2 स्थानों को ढूंढें जहाँ पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई है, जो भी हमने आपको बताया। राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त या न्यायाधीश, इन लोगों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब आप देखें, भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं। वह मतदान सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां न हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम न छूट जाएं और न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हों जो मतदान के अयोग्य हों या जीवित ही न हों। वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। इस कार्यक्रम में इन बातों का उल्लेख होता है: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण नहीं थी, तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ये दूसरा कार्य। तीसरा, ये विभिन्न कार्य आपको बताए गए। कई कार्य उनके हैं, प्रमुख रूप से 1, 2, 3 और 4 प्रमुख कार्य। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है
जो उसे संविधान में पहले से प्राप्त थीं। 1951-52 से लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उसने 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही उसे रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। आप देखें इस तरफ कार्टून। चुनाव जितना अब मुश्किल काम होने वाला है, अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसी कई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। आप देखें ये तस्वीर। आपस में नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं। वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेता चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्या स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है? इस पर विद्यार्थी आपस में जरूर चर्चा करेंगे। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? निर्वाचन आयोग को इन शक्तियों और विशेषाधिकारों को देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे सकता है। सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती। आयोग उस चुनाव को रद्द कर सकता है जो उसे निष्पक्ष न लगे। चुनाव सुधार। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। आप देखें, क्या कानून में परिवर्तन करके चुनाव में धन और बल के प्रयोग को रोका जा सकता है? क्या केवल कानून बदलने से कोई चीज़ वास्तव में बदलती है? इस पर चर्चा विद्यार्थी आपस में करेंगे। आप देखें आगे। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। ये सुझाव हैं। चुनावी राजनीति में धन के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो, उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं।
वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह कि जनता को स्वयं ही और अधिक सतर्क करना चाहिए, राजनीतिक कार्यों में और सक्रियता से भाग लेना चाहिए। आगे बढ़ें हम, इसके पहले इस कार्टून को देखें। पुरानी आदत छोड़ो और कैमरे के सामने आओ। अब तो तुम्हें टिकट मिल गया है, चुनाव लड़ना है। एक कार्टून है कि जब टिकट मिल जाता है और कैमरे के सामने आने से नेताजी घबराते हैं। क्या गंभीर अपराध में संलिप्त अपराधी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए? चर्चा किया जा सकता है। हालांकि पहले आपको प्रत्याशी की योग्यता के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को 2 साल की कैद की सज़ा मिल चुकी है तो उसे वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता, वो प्रत्याशी नहीं बन सकता। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। निष्कर्ष में हम आते हैं कि जो आपने अभी देखा, जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावित और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव प्रणाली की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। एक, हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी है बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया है। 2, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और उसमें भाग लिया है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और यह सभी को साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे धीरे बदली है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं, यद्यपि इनमें अभी महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। 4, देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। आपने चुनावों में हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायतें अक्सर सुनी होंगी। फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता हो। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनाव में जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इसी तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन सकेगी। वास्तव में भारत में निश्चित अंतराल पर होने वाले नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिली है। इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था को देश विदेश में आदर से देखा जाता है। भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है। यह हमारे संविधान निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे, इसे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। और अभी जो आपने इस अध्याय में पढ़ा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है कौन? देखें आप, चुनाव आयोग नहीं करता कौन सा कार्य? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली में समान है क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो इसमें से क ख ग घ दिया गया है।
पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों स्वीकार नहीं किया? कौन सा कथन इसमें गलत है और कौन सा कथन आप देखें कि किसी एक शब्द अथवा पद को बदलकर, जोड़कर अथवा नए क्रम में सजोकर इसे सही करना है। आप करें इसको। भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमज़ोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करता है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या केवल 12% तक पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने कुछ आशाएं जताईं। प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि उनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली उचित होगी या समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली। लोगों की इस बात आप देखें, क, ख, ग और घ 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। विद्यार्थी पढ़ेंगे और इसके मायने ठीक से लगाएंगे। अब देखें आप, एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार यह था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक हैं, उन्हें किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरे विचार के अनुसार ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप इसके पक्ष से सहमत हैं और क्यों? भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत है? इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में तर्क दें। और आप देखें, इसी के साथ बात पूरी की जाएगी। यहाँ पर